Hello everyone. So today we are going to study about male reproductive organ of a flower, that is stamen, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले हम जो एक टर्म है जो कंटिन्यूसली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे दैट इज़ एंड्रोशियम, और आपने ये टर्म क्लास 11th में भी सुनी होगी। तो सबसे पहले हम इस टर्म का मतलब समझते हैं कि एंड्रोशियम होता क्या है। अभी मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में स्टेमेन के बारे में पढ़ाया था। स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें दो पार्ट आते हैं, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट। उसी स्टेमेन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ये फ्लावर देखने को मिल रहा है। इस फ्लावर के सारे स्टेमेंस को अगर मैं तोड़कर अलग रख दूँ या उनका ग्रुप बना दूँ एक साथ, तो उसे हम एंड्रोशियम कहेंगे। यानी इन सारे स्टेमेंस के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। एक स्टेमेन की बात करेंगे तो स्टेमेन कहेंगे, और वहीं इन स्टेमेन के पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ठीक है। अब स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमेन जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट क्यों होता है? क्योंकि उसी के अंदर स्पोर होते हैं, और स्पोर क्या होता है? स्पोर मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है। मेल का वो गैमेट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो क्या होता है? वो होता है पॉलन ग्रेन। तो स्टेमेन के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए स्टेमेन को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे वो स्ट्रक्चर कौन है? स्टेमेन है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। उसके अलावा स्टेमेन की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। अलग अलग लेंथ के स्टेमेन आपको देखने को मिल सकते हैं, और स्टेमेन का जो नंबर है वो भी अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इस फ्लावर में हम देख सकते हैं कि कितने अलग अलग लेंथ के स्टेमेंस मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। क्यों लेंथ अलग अलग है? क्योंकि फिलामेंट की लेंथ अलग अलग है। फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होने के कारण स्टेमेन की लेंथ भी अलग अलग है। तो स्टेमेन की अलग अलग लेंथ हो सकती है और अलग अलग नंबर अलग अलग फ्लावर में हो सकते हैं। वेरिएबल लेंथ और वेरिएबल नंबर के स्टेमेन जो है वो अलग अलग फ्लावर में क्या है? देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको स्टेमेन का और एक स्ट्रक्चर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंथर है और फिलामेंट है। एंथर जो है वो स्टेमेन का फर्टाइल पार्ट होता है, और फिलामेंट स्टेमेन का नॉन फर्टाइल यानी कि स्टेराइल पार्ट होता है। आइए समझते हैं कि एंथर क्यों स्टेमेन का फर्टाइल पार्ट होता है। एंथर स्टेमेन का फर्टाइल पार्ट होता है क्योंकि एंथर में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। एंथर में क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये रहा स्पोरेंजिया, और इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पर स्पोर्स। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमें स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं उसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम मेल की बात कर रहे हैं तो हमें माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है। तो एंथर फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमेन का बिकॉज उसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंथर के अंदर स्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है। फिलामेंट स्टेराइल यानी नॉन फर्टाइल पार्ट होता है क्योंकि उसके अंदर स्पोरेंजिया एब्सेंट होता है। फिलामेंट एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर स्टाल्क होती है, यानी फिलामेंट की जो डंडी होती है वो लंबी होती है और सिलेंड्रिकल शेप की होती है। इसके बाद हम फ्लावर की बॉडी की बात करें तो फ्लावर में जो फिलामेंट होता है उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, यानी जो पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? थैलेमस या पेटल से कनेक्टेड होता है। फिलामेंट का जो पीछे वाला हिस्सा है, प्रॉक्सिमल एंड जो है वो थैलेमस या पेटल से कनेक्टेड होता है, और वहीं फिलामेंट का जो आगे वाला हिस्सा है यानी जो डिस्टल एंड है वो एंथर से कनेक्टेड होता है। तो प्रॉक्सिमल एंड कनेक्टेड होगा थैलेमस या पेटल से, एंड डिस्टल एंड कनेक्टेड होगा किससे? एंथर से। ठीक है। उसके बाद हम एंथर का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। तो एंथर एक टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी स्टेमेन का अंत वाला, टर्मिनल का मतलब होता है एंड वाला स्ट्रक्चर, अंत वाला स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड यानी इसमें दो लोब्स देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर। एंथर टेट्रागोनल होता है, यानी उसमें क्या? 4 थीका प्रेजेंट होते हैं। टेट्रागोनल होता है। डाईथीकस होता है, यानी एंथर के एक जो थीका होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंथर डाईथीकस होता है, यानी एंथर के पास एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई एंथर की एक लोब और ये हो गई एंथर की दूसरी लोब। हर एक लोब में क्या देखने को मिल रहा है? एक थीका देखने के लिए। हर एक लोब में क्या देखने के लिए मिल रहा है? 2 थीका देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हो गई एंथर की फर्स्ट लोब, ये हो गई एंथर की सेकेंड लोब, और हर एक लोब में आपको 2-2 थीका देखने के लिए मिलेगा। तो एंथर डाईथीकस होता है। एंथर टेट्रागोनल होता है, यानी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है?
चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको टेट्रागोनल कहते हैं इस तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं 4 थीकास प्रेजेंट होते हैं तो वो टेट्रागोनल होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, हर एक एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। तो एंथर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो गई, टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल है यानी 4 यहाँ पे थीका प्रेजेंट है, डाईथीकस है, यहाँ पर आपको एक लोब में 2 थीका देखने के लिए मिलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट है यानी कि 4 स्पोरेंजिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो ये है एक थीका, तो हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है, हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है, इसलिए हम एंथर को क्या कहते हैं, डाईथीकस कहते हैं। ईच लोब हैज़ 2 थीका, डाईथीकस। दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए बीच में प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि दोनों के दोनों लोब को आपस में जोड़कर रखने का काम करता है। यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखने को लिए मिल रही है, जो कि 2 थीका को सेपरेट करेगी। ये है एक थीका, ये है एक थीका, ठीक है, ये आपस में थीका, ये थीका, और इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो कि लेंथ वाइज यानी लॉन्गिट्यूडनली रन कर रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लाइन ऑफ डेसेंस, ये वो जगह है जहाँ से एंथर ड्राई होकर के फटेगा और पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पॉलन सैक देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिल रहा है, और माइक्रोस्पोरेंजिया कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है वो सर्कुलर होता है, गोला होता है, होमोजीनस होता है, यानी सेम टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे सेम टाइप के हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर जो सेम टाइप के सेल से मिलकर बनता है हम उसे होमोजीनस कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोसाइट, जो कि डिप्लॉयड है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोसाइट प्रेजेंट है, और माइक्रोस्पोरोसाइट कैसे हैं, डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है, और माइक्रोस्पोरोसाइट जो कि डिप्लॉयड है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट बनाने की प्रोसेस होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। पॉलन सैक जो होता है वो एंथर की पूरी लेंथ वाइज रन करता है। पॉलन सैक एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन, यानी माइक्रोस्पोरोसाइट यहीं पे बस नहीं प्रेजेंट है, यानी पॉलन सैक सिर्फ यहीं पे नहीं प्रेजेंट है, पूरी लेंथ वाइज, एंथर की पूरी लेंथ वाइज ये डीपली पॉलन सैक प्रेजेंट है, और पूरी डीपली इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, यानी जब एंथर फटेगा तो अंदर से भी पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। तभी तो एक फ्लावरिंग प्लांट बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है ताकि पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। उसके बाद आपको यहाँ पे फिलामेंट या स्टार्क देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, राइट। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का हमने डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम की जो बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाहर वाली लेयर। फिर उसके अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोथीशियम, और उसके अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं मिडिल लेयर। एंडोथीशियम जो होती है वो सेल्यूलोजिक फाइबर्स उसमें डिपोजिट होते हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर भरे होते हैं, यानी यहाँ पर आप लोग को ये जो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है एंडोथीशियम का, इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोजिक फाइबर्स प्रेजेंट है। मिडिल लेयर जो होती है वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, काफ़ी कम समय के लिए होती है, और 1 to 3 सेल थिक होती है, यानी 1 से 3 सेल की लेयर मिल करके मिडिल लेयर बनाने का काम करती है। तो आउटर 3 लेयर्स जो होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर के आउटर 3 लेयर्स जो होती है वो एंथर को प्रोटेक्ट करती हैं और एंथर के फटने में मदद करती है। एंथर को प्रोटेक्ट करती है और एंथर के फटने में मदद करती हैं, और एंथर फटता क्यों है, ताकि पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल सके। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोर्नियम दिख रहा है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंथर के फटने में मदद करता है, यानी एंथर यहीं से फटेगा, क्या कहते हैं उस जगह को, स्टोर्नियम। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे अंदर वाली लेयर देखने को मिल रही है, दैट इज टेप्टम। टेप्टम क्या करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करती है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है यहाँ पे उसको नरिश करने का काम करती है। उसके बाद टेप्टम नरिश करती है तो ऑफकोर्स उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वही क्या कर सकता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा जो टेप्टम होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी टेप्टम के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। टेप्टम जो होती है स्पोरोपोलिनिन को सिक्रेट करने का काम करती है, ठीक है। टेप्टम स्पोरोपोलिनिन को सिक्रेट करती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने का काम करती है। जब एंथर यंग होता है तो उसके सेंटर में होमोजीनस सेल्स यानी एक टाइप के सेल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, होमोजीनस सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाकर के क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाने का काम करते हैं। अब इसके बाद पॉलन ग्रेन कैसे बनता है उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस।
जेनेसिस, यानी कि पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है मियोसिस के द्वारा, उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पॉलन मदर सेल है, उसमें मियोसिस होगा और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगा और माइक्रोस्पोर बनेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोसाइट या पॉलन मदर सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोसाइट या पॉलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे कैलोस का डिपोजिशन दिखाई दे रहा है। इस माइक्रोस्पोरोसाइट में मियोसिस होगा और माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर बन जाएंगे टेट्राड। टेट्राड क्या है, टेट्राड बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स बन गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोसाइट जो कि डिप्लॉयड है, जिसके अंदर कैलोस का डिपोजिशन है, उसमें इसको हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, उसमें मियोसिस हुआ और उसके अंदर बन गए टेट्राड। फिर यहाँ पे कैलोस का डाइजेशन हो गया और टेट्राड जो है वो फ्री हो गया, यानी उनके अगल बगल जो कैलोस था वो डाइजेस्ट हो गया और टेट्राड आपस में फ्री हो गए, लेकिन ये अभी भी चिपके हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे ड्राई होकर के टेट्राड अलग अलग होंगे और हर एक टेट्राड के अगल बगल में स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और टेट्राड के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। किसका, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के टाइम पर बनते हैं, आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, एस्ट्रल रेज से फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रल रेज निकलती हैं, ठीक है, वहाँ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और जो आपका सेंट्रोसोम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और वहाँ से फिर स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, वो आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में। तो एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ और उस एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अच्छी तरीके से स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन हो चुका है, माइटोसिस हो चुका है, तो दो टाइप के सेल बने, एक है आपका वेजिटेटिव सेल और एक है आपका जनरेटिव सेल, और ये है आपके वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ये क्या है, आपके वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट और इस गैमेटोफाइट का क्या नाम है, पॉलन ग्रेन। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, एंथर डिहाइड्रेट हो जाता है और माइक्रोस्पोर जो है वो आपस में जो पहले चिपके हुए थे वो दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और अब वो माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो गए, अब वो माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में, और पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होने के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर हम पॉलन ग्रेन का एक बार पढ़ लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन की सबसे बाहर वाली लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और पॉलन ग्रेन की जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो एक्साइन बाहर वाली लेयर है, स्पोरोपोलिन की बनी है, इंटाइन अंदर वाली लेयर है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। स्पोरोपोलिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बिल्कुल भी मतलब इसको कोई भी टेम्परेचर, कोई भी पीएच, कोई भी एसिड जो है उसको क्या नहीं कर सकता, ख़राब नहीं कर सकता। तो बहुत ही क्या कह सकते हैं ड्यूरेबल सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिन। तो पॉलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलिन की बनी है ताकि जल्दी पॉलन ग्रेन को कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। अंदर वाली लेयर इंटाइन जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। पॉलन ग्रेन में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है, उस जगह को हम जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर एक से ज़्यादा होती है नंबर में, ठीक है। उसके बाद दो टाइप के सेल पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़े सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल के पास इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के काम करते हैं। तो वेजिटेटिव सेल बड़े सेल होते हैं, उसके पास इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वेजिटेटिव सेल बड़े सेल होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वहीं जनरेटिव सेल छोटे सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं। जनरली इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जनरेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, छोटे सेल स्पिंडल शेप के, और यही जनरेटिव सेल आपस में डिवाइड होते हैं और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यही मेल गैमेट जा करके पोलर न्यूक्लियाई और आपका एग को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में ही रिलीज़ हो जाते हैं पॉलिनेशन के लिए, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज़ होते हैं पॉलिनेशन के लिए। ये जो आपका जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होता है और दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है बाई माइटोसिस, एंड माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। अब स्पोरोपोलिन के बारे में पढ़ देते हैं। स्पोरोपोलिन क्या होता है, टेप्टम जो है वो स्पोरोपोलिन बनाता है। टेप्टम के पास यूबिश बॉडीज़ होती हैं और ये यूबिश बॉडी क्या करती है, स्पोरोपोलिन बनाने का काम करती है। तो टेप्टम के पास यूबिश बॉडी होती है और ये यूबिश बॉडी स्पोरोपोलिन बनाने का काम करती है। स्पोरोपोलिन सबसे इनर्ट मटेरियल है पूरे प्लानट में, मतलब
मतलब इसको कोई भी हाई टेम्परेचर, एसिडिटी, बैक्टीरियल एंजाइम, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो स्पोरोपोलिनिन को ख़राब नहीं कर सकती। स्पोरोपोलिनिन फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। स्पोरोपोलिनिन यूनिक होता है, ठीक है, स्पेसिफिक डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन एवरी स्पीशीज़। तो स्पोरोपोलिनिन यूनिक होता है और हर एक स्पीशीज़ में स्पोरोपोलिनिन का स्पेसिफिक डिपोजिशन होता है। स्पेसिफिक अमाउंट में हर एक स्पीशीज़ में स्पोरोपोलिनिन जो है वो डिपोजिट होता है। हर एक स्पीशीज़ में स्पेसिफिक अमाउंट में स्पोरोपोलिनिन डिपोजिट होता है। इस तरीके से हम अलग अलग स्पीशीज़ का क्या कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। ये एक स्पीशीज़ है, इसमें इस तरीके से स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन है, ये दूसरी स्पीशीज़ है, इसमें इस तरीके से स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन है। तो स्पोरोपोलिनिन की मदद से हम अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ का पता भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम पॉलन एनर्जी, पॉलन टैबलेट, पॉलन वाइबिलिटी और पॉलन बैंक की बात कर लेते हैं। पॉलन एनर्जी क्या होती है, ये एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो कि पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों को होती है। पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में कुछ लोग आ जाते हैं तो उनको एक एलर्जी जैसा फील होने लगता है, उसको हम पॉलन एलर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, जो कि इंडिया में लाया गया था वीट के साथ। बाहर से जब वीट आई तो उसके साथ पार्थेनियम या कैरेट ग्रास भी इंडिया में आ गया और इस पार्थेनियम या कैरेट ग्रास के पॉलन ग्रेन ने क्या किया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ करना इंडिया में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम पॉलन टैबलेट की बात करते हैं। पॉलन टैबलेट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो उनमें भर भर के न्यूट्रिएंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन के वेजिटेटिव सेल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऐसे पॉलन ग्रेन इसमें भर भर के न्यूट्रिएंट है, उनको क्या किया जाता है, उनको टैबलेट और सिरप मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और बाद में ये जो टैबलेट है वो रेस में दौड़ने वाले घोड़े, एथलीट्स, इन लोगों को दी जाती है ताकि इनकी परफॉर्मेंस बढ़ सके, जो कि एक इलीगल काम है और बैंड है, ठीक है, इसको नहीं किया जा सकता। देन पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी का मतलब होता है वो टाइम जब तक पॉलन ग्रेन जो है उसके पास एबिलिटी है जर्मिनेट होने की। एक बार पॉलन ग्रेन शेड हो गया उसके बाद उसके पास कितना टाइम है जर्मिनेट होने का, उस टाइम को हम कहते हैं पॉलन वाइबिलिटी। हर एक स्पीशीज़ की अलग अलग पॉलन वाइबिलिटी होती है और ये जो पॉलन वाइबिलिटी है ये टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल राइस और वीट के जो पॉलन ग्रेन होते हैं मिनिमम 30 मिनट तक वाइबल होते हैं। वहीं रोजिएसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कई मंथ के लिए क्या होते हैं, वाइबल होते हैं। पॉलन बैंक क्या होता है, पॉलन बैंक एक ऐसा बैंक होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में और उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस पॉलन ग्रेन को बाद में अगर ड्राउट आया, ठीक है, तो यूज़ किया जा सकता है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।